वेलकम टू न्यूज़ रील्स इंटरव्यू सीरीज। आज हमारे साथ प्रोफेसर अपूर्वा नंद हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदी के प्रोफेसर हैं और साथ साथ एक विचारक भी हैं जो लगातार कई मुद्दों पे बोलते हैं, लिखते हैं। आज हम अपूर्वा नंद जी से बात करने आए हैं इस देश के एजुकेशन सिस्टम पे, हायर एजुकेशन सिस्टम पे जिस तरह से कहा जा रहा है कि एक अटैक है और लगातार वहाँ पे स्पेस, प्रोग्रेसिव थिंकिंग की स्पेस को कम किया जा रहा है। तो इस मुद्दे पे अपूर्वानंद जी ने एक किताब भी लिखी है, द आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी। वो स्पेसिफिकली इस मुद्दे पे नहीं लिखी, उन्होंने जनरली एक यूनिवर्सिटी को डिफाइन किया है और क्या यूनिवर्सिटी में हो, क्या यूनिवर्सिटी के अलग अलग पैरामीटर्स हैं जिसको हम यूनिवर्सिटी समझते हैं। तो अपूर्वानंद जी, आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी क्या है आपके हिसाब से? किताब तो जिन लोगों ने पढ़ी है उनको पता है आपने क्या लिखा है, लेकिन अगर आप संक्षेप में बता पाएं कि आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी क्या है। बहुत शुक्रिया। लेकिन पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि वह किताब मेरी लिखी हुई नहीं है, संपादित की हुई है। जी हाँ, और उसमें कई शिक्षाविदों के लेख हैं, भारत ही नहीं, भारत के बाहर के शिक्षाविदों के लेख भी हैं। और उस किताब में हमने समझने की कोशिश की है कि जिसे विश्वविद्यालय कहते हैं या यूनिवर्सिटी कहते हैं, उसके मानी क्या हैं, और अलग अलग लोग अलग अलग मानी समझते हैं। विश्वविद्यालय का एक सामान्य अर्थ एक ऐसा परिसर है, एक ऐसी जगह है जो आपको एक नई सामाजिकता हासिल करने में मदद करती है। क्योंकि हम सब अलग अलग दायरों में पैदा होते हैं, अलग अलग पहचानों के साथ पैदा होते हैं, और ये ऐसी पहचानें हैं जो हमने हासिल नहीं की हुई होती हैं, हमें मिल गई होती हैं। तो विश्वविद्यालय एक ऐसी जगह है, और ये बहुत दिलचस्प है कि आप जब उसमें आते हैं तो आप इन बंधनों से आज़ाद हो जाते हैं। और समाज में जिस तरह के रिश्ते आप बनाते हैं या जिस तरह के रिश्ते आपको मिलते हैं, उनसे बिल्कुल अलग अपने फैसले के आधार पर आप रिश्ते बना सकते हैं। और जैसा मैंने कहा कि यह सामाजिकता की शिक्षा की एक जगह है। विश्वविद्यालय एक ऐसी जगह है जो आपको नागरिकता की तालीम देती है। और राष्ट्र राज्य का सदस्य होने का अर्थ क्या है, यह भी विश्वविद्यालय बताता है। अलावा इसके कि आप अलग अलग ज्ञान के क्षेत्रों में आते हैं और उन ज्ञान के क्षेत्रों में जो ज्ञान अब तक इकट्ठा हुआ है या संचित हुआ है, उस ज्ञान से आप परिचित होते हैं। लेकिन वह काफ़ी नहीं है। उसके आगे आपको यह विश्वास पैदा होता है आपके भीतर कि आप खुद ज्ञान पैदा कर सकते हैं, आप खुद ज्ञान का सृजन कर सकते हैं। तो विश्वविद्यालय सिर्फ ऐसी जगह नहीं है जहाँ अध्यापक या शिक्षक डाकिया हैं जो पहले से मौजूद ज्ञान को छात्र तक पहुंचा देते हैं, और छात्र कोई बर्तन नहीं है जिसमें ज्ञान डाल दिया जाता है, बल्कि दोनों मिलकर ज्ञान की प्रक्रियाओं से परिचय प्राप्त करते हैं और स्वयं नया ज्ञान सृजित करते हैं। तो अगर मोटा मोटी तौर पर कहें तो विश्वविद्यालय एक ऐसी जगह है जो आपको जनतांत्रिक बनाती है, जो आपको उदार बनाती है, जो आप में मित्रता की भावना पैदा करती है, जो आपको पहले से मौजूद है उसे आलोचनात्मक ढंग से देखने की ताकत देती है, और आपको आपकी आवाज़ देती है। असद आप अगर याद करें जो प्रश्न पत्र होते थे, और मेरे बाबूजी अभी मुझे 4 रोज़ पहले उनके छात्र जीवन के प्रश्न पत्र की बात कर रहे थे, उसमें यह लिखा रहता था कि आप हर सवाल का जवाब अपनी भाषा में दें। और ये इसके मायने बहुत हैं कि आपको आपकी भाषा मिल सके, आप दूसरे की ज़ुबान ना बोलें, दूसरे की बात ना दोहराएं। जी सर, आपने बताया आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी के बारे में। आपने बताया कि एक ऐसा स्पेस होता है जहाँ पे आदमी उदारवादी होता है, डेमोक्रेटिक सोच पैदा करता है, अनलर्न करता है। पिछले कई सालों में हम लगातार एक क्रिटिसिज्म सुन रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं, फ्रेटर्निटी के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ये कह रहे हैं, और जो लोग भी एक डेमोक्रेटिक समझ रखते हैं वो ये कह रहे हैं कि ये स्पेस श्रिंक कर रहा है, ये स्पेस कहीं ना कहीं कम हो रहा है यूनिवर्सिटी में। और आज के दौर में जो हिंदुस्तान में यूनिवर्सिटियाँ हैं, विश्वविद्यालय हैं, वहाँ पे उदारवादी सोच की कमी हो रही है, वहाँ पे उदारवादी राजनीति खत्म होती जा रही है। क्या कारण है, मूल कारण क्या है इसके? देखिए, ये तो आप एक तरह से कहें सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं है,
दुनिया के कई मुल्कों में ऐसा हो रहा है। अगर आप हंगरी में चले जाएं, अगर आप चीन में चले जाएं, तो चीन में आप आज़ाद ख़याली की कल्पना नहीं कर सकते हैं। बाकायदा निगरानी की जाती है चीन में कि किस तरह आपकी सोच किस तरह की होगी। हिंदुस्तान जैसे मुल्क में, या जो अपने आप को जमहूरियत कहते हैं, जनतंत्र कहते हैं, और शुरू से विश्वविद्यालय सत्ता और समाज के बीच के रिश्ते को लेकर एक समझ रही है। वो रिश्ता यह है कि राज्य विश्वविद्यालयों को संरक्षित करेगा, संपोषित करेगा, उन्हें फलने फूलने में उनकी मदद करेगा, यानी पैसा लगाएगा, और लेकिन वह उनको अपने नियंत्रण से बिल्कुल आज़ाद रखेगा। यह एक समझदारी रही है, और यह समझदारी विश्वविद्यालयों के कानूनों में आपको दिखलाई पड़ेगी। अगर आप दिल्ली विश्वविद्यालय का कानून उठा के देख लें, या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का कानून, या हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय का, या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का, सरकार की भूमिका उसमें नहीं है। यानी सरकार यह तय नहीं कर सकती कि कौन कुलपति होगा, अध्यापकों की नियुक्ति में सरकार की दखलंदाजी नहीं होगी, हम कौन सा पाठ्यक्रम लेंगे, पाठ्यचर्या कैसी बनाएंगे, इसमें सरकार की दखलंदाजी नहीं होगी। तो ये जो रिश्ता था जिसमें विश्वविद्यालयों को आज़ादी दी गई थी, इसके मानी थे। इसके मानी क्या थे? जमहूरियत कैसे चलती है, जनतंत्र कैसे चलता है। वह एक ऐसा समाज जिसको ज्ञान न हो, वो जनतंत्र नहीं चला सकता, क्योंकि आपको अपना मत देना होता है। और मत सिर्फ वोट नहीं है, मत का मतलब है एक पूरी सोच समझ। आप ये सोचते हैं कि समाज का संगठन कैसे होगा, उस समाज को मिलाकर कैसे चलाया जा सकेगा, लेकिन वो मत हम कैसे बनाएं, एक साधारण व्यक्ति, एक साधारण वोटर वो मत कैसे बनाए, उसके लिए उसको मदद करनी होती है। जो प्रक्रियाएं चल रही हैं उनकी समझ उसको होनी चाहिए। यह मदद कौन करेगा? जो उस कारोबार में लगा हुआ है, ज्ञान के कारोबार में लगा हुआ है। इसलिए विश्वविद्यालय में काम करने वाले, यानी अध्यापकों, शोधार्थियों, शोधकर्ताओं, किताब लिखने वालों और समाज के बीच एक जिंदा रिश्ता है कि वे उसे अपने समाज को समझने के लिए औजार देते हैं, बौद्धिक औजार देते हैं। इसलिए उनको आज़ाद रहना चाहिए। आप उनको अनुकूलित नहीं करेंगे, आप उनको अनुशासित नहीं करेंगे। एक ही तरह का ख्याल वो जाहिर ना करते रहें, और लोगों को तथ्यों की जानकारी भी पूरी दें, और तथ्यों के पीछे जो चल रहा है उन प्रक्रियाओं से भी परिचित कराएं। इसलिए आप सैकड़ों सालों का इतिहास देखें, उसमें विश्वविद्यालयों को आज़ाद रखा गया है। लेकिन जब कभी भी विचारधारात्मक सत्ताएं आ जाती हैं, और वो विचारधारात्मक सत्ता किसी भी किस्म की हो सकती है, जैसे साम्यवादी सत्ताएं, या ईरान में अयतुल्लाह ख़ुमैनी की सरकार आने के बाद, या चीन की जो अभी की साम्यवादी सरकार है, तो जब इस तरह की सरकारें आ जाती हैं तो वे अपनी विचारधारा में लोगों को दीक्षित करना चाहती हैं, उसी को ज्ञान बताना चाहती हैं, और तब वे काबू करना शुरू करती हैं परिसरों को। भारतवर्ष में पिछले 7 वर्ष में आप कह सकते हैं कि यह हालत आ गई है। भारतवर्ष में एक ऐसी सरकार सत्ता में है जो विचारधारात्मक सरकार है, और इसलिए वह उसी तरह विश्वविद्यालय परिसरों को नियंत्रित करना चाहती है जैसे चीन, या जैसे अयातुल्लाह ख़ुमैनी का ईरान, या जैसे स्टालिन का सोवियत संघ, या हंगरी, या टर्की में जो हालात, या टर्की, जहाँ सैकड़ों अध्यापक और छात्र, हज़ारों गिरफ्तार किए गए, और वे जो सोचते हैं वो व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो भारत में यह हाल 7 वर्ष पहले नहीं था। अमूमन आप ये कह सकते हैं कि कुछ हिस्सों में था, जैसे पश्चिम बंगाल में 37 साल जो वामपंथी सरकार रही, उसको लेकर शिकायत है कि वामपंथी सरकार ने विश्वविद्यालय परिसरों को अपने अनुसार ढालने की कोशिश की, और उसका नुकसान बहुत हुआ पश्चिम बंगाल को। लेकिन आमतौर पर भारत के विश्वविद्यालय आज़ाद रहे थे। पिछले 7 वर्षों में आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि इन 7 वर्षों में सरकार ने ऐलानिया तौर पर यह कहा है कि विश्वविद्यालय का काम राष्ट्रवाद की शिक्षा देना है। अब हमें यह बात समझ लेनी चाहिए कि विश्वविद्यालय का काम राष्ट्रवाद की शिक्षा देना नहीं है, क्योंकि राष्ट्रवाद अलग अलग किस्म के हो सकते हैं, और विश्वविद्यालय का अर्थ ही है एक ऐसा परिसर जिसमें सिर्फ आपके राष्ट्र के लोग नहीं होंगे। तो वहाँ अध्यापक भी हो सकता है, युगांडा का हो, ईरान का हो, अफ़गानिस्तान का हो,
छात्र भी हो सकता है वहाँ के हों, तो आप वहाँ किस प्रकार के राष्ट्रवाद की शिक्षा की बात करते हैं? और अगर आप ये कहते हैं कि विश्वविद्यालयों का काम राष्ट्रवादी छात्रों का निर्माण है, राष्ट्रवादी मस्तिष्कों का निर्माण है, तो आप विश्वविद्यालय की पूरी अवधारणा को ही ख़त्म कर देते हैं। यह चीज़ पिछले 7 साल में भारतवर्ष में हो रही है, वो चाहे 300 मीटर ऊंचा तिरंगा झंडा लगाकर राष्ट्रवाद की लहर तरंग लोगों में फैलाने का मामला हो, या विश्वविद्यालय परिसर में वीरता दीवारें खड़ी करने का मामला हो जिसमें परमवीर चक्र विजेताओं के चित्र आदि देने का मसला हो, या विश्वविद्यालय में लगातार ऐसे कार्यक्रम करने का मामला हो जहां छात्रों को, शिक्षकों को बार बार राष्ट्रवादी बनाने का प्रयास किया जाए। यह पिछले 7 वर्षों में भारतवर्ष के विश्वविद्यालयों के साथ दुर्घटना हुई है और यह बहुत बड़ा खतरा है। जी सर, इससे पहले कि हम टेक्निकलिटीज में जाएं, थ्योरीज में जाएं समझने के लिए, फैक्ट्स में जाएं, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, एक बहुत पर्सनल लेवल पे एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको पिछले 7 सालों में एक अध्यापक होने के नाते क्लासरूम में क्या बदलाव दिखा है, और आपका इंटरेक्शन क्लासरूम में क्या बदला है अपने छात्रों के साथ, या आज भी वैसे ही है? ये बिल्कुल इत्तेफाक की बात है, अगर आप जाती तौर पे मुझसे पूछ रहे हैं तो, कि यह नहीं बदला है। और मेरी उम्मीद अभी भी छात्र हैं। मुझे कक्षा में कोई बाधा महसूस नहीं हुई है। हो सकता है कुछ संकोच हो, ऐतराज़ हों, और मेरी कक्षा का नियम यह है कि आप अपने ऐतराज़ जाहिर कर सकते हैं और हमारी बहस हो सकती है। और सिद्धांततः भी ये मानता हूँ कि अध्यापक को स्पष्ट करना चाहिए कि उसका विचार क्या है, ताकि तथाकथित निष्पक्षता का ढोंग कक्षा में ना हो। लेकिन उसको ऐसा माहौल पैदा करना चाहिए कि अगर उसके विचार की आलोचना कोई करना चाहता है छात्र, तो वह उतना आश्वस्त महसूस करे। तो मैं अपनी कक्षा के बारे में तो ये कह सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इस अनुभव के आधार पर ये नहीं कह सकता कि सारी कक्षाओं में यही हो रहा है। क्योंकि हाल में 2 महीना पहले आपने वह घटना सुनी होगी जहाँ केरल के केंद्रीय विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र के एक अध्यापक गिलबर्ट सेबेस्टियन को इसलिए निलंबित कर दिया गया क्योंकि फासिज्म पर वो एक कक्षा ले रहे थे, और शासक दल के छात्र संगठन को वह कक्षा पसंद नहीं थी। तो मैं इसलिए अपने अनुभव के आधार पर ये नहीं कह सकता कि सारी कक्षाएं स्वतंत्र हैं। मैं अनेक अध्यापकों को जानता हूं जो ये कहते हैं कि वे सेल्फ सेंसरशिप कर रहे हैं, वे क्या बोलेंगे इसको लेकर वे बहुत सावधान रहते हैं। उनको इस बात की आशंका है कि कोई उनको रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा और उसे एडिट करके कहीं बाहर तो नहीं प्रसारित कर रहा होगा। अब अनेक प्रकार की आशंकाओं के साथ लोग कक्षा में जाते हैं और ये बहुत चिंता का विषय है। सर, हालांकि हम लोग भी हिंदी में बात कर रहे हैं और उसका कारण एक ये हो सकता है कि हम उत्तर भारत से आते हैं जहाँ हिंदी बोली जाती है। मैं भी बिहार से आता हूँ, आप भी बिहार से आते हैं, लेकिन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जिसकी बात कर रहे हैं उसमें भी जोर दिया गया है हिंदी को एक मेजर लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और 3 लाख दूसरे स्टेट्स में 3 लैंग्वेजेस का ऑप्शन है, उसमें भी हिंदी एक ऑप्शन है, 2 लैंग्वेजेस का ऑप्शन है, उसमें हिंदी एक ऑप्शन है। तो हिंदी पे इतना जोर क्या है? ये क्या लैंग्वेज की क्या? ये पूरा का पूरा एक हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान राष्ट्रवाद है। इसमें हिंदी को लेकर कोई फिक्र नहीं है। हिंदी को एक साधन की तरह इस्तेमाल किया जाता है, एक विशेष प्रकार के राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए। और जैसा मैंने कहा कि ये 19वीं शताब्दी का नारा है, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। भारत जैसे देश में जहाँ जिस हिंदी में हम और आप बात कर रहे हैं, जो उर्दू के बहुत करीब है, भारत जैसे देश में जहाँ तमिल, मलयालम, मिज़ो, अंगामी और न जाने कितनी भाषाएं, वो चाहे हो या मुंडारी हो, संथाली हो, भीली हो, ये सारी भाषाएं बहुत ही दृढ़ और प्राचीन भाषाएं हैं जिनको बोलने वाली आबादियां बड़ी और छोटी हैं। वहाँ आप हिंदी पर ही सरकारी जोर देते रहें, हिंदी पर ही पैसा लगाते रहें, और मैं बार बार पैसा कह रहा हूँ क्योंकि जब सरकार कोई बात कहती है इसका मतलब होता है उसके पीछे साधन। तो सिर्फ एक ही भाषा को क्यों राज्य का साधन मिलता रहेगा? उसी पर राज्य के संसाधन क्यों खर्च होते रहेंगे? तमिल ने क्या गलती की है? मलयालम ने क्या गलती की है? उर्दू ने क्या गलती की है? बाकी भाषाओं ने क्या गलती की है? वो भीली हो, संथाली हो, गोंडी हो, इन भाषाओं ने क्या गलती की है? इन पर कितना राज्य का संसाधन खर्च हो रहा है? किसी समय एक ने प्रश्न किया था कि क्यों लाल किले से जो संबोधन होता है वो सिर्फ हिंदी में हो।
क्यों नहीं कम से कम 22 भाषाओं में, 24 भाषाओं में वो एक साथ प्रसारित हो सकता है? उस पर कितना पैसा खर्च होगा? क्यों नहीं आप ये करना चाहते हैं? क्यों ऐसा हुआ कि यह पिछले साल शायद फैसला हुआ कि दिल्ली में आकाशवाणी से या दूरदर्शन से सारी भाषाओं में प्रसारण होता था, अब उन्हें क्षेत्रीय भाषा कह के उनको उनके राज्यों में भेज दिया गया है और दिल्ली में सिर्फ राष्ट्रीय भाषाएं रह गई हैं, इत्तेफाक से अभी उर्दू उनमें बची हुई है। तो यह जो पूरा हिंदी राष्ट्रवाद है, इसको समझने की हमें आवश्यकता है। इसका हिंदी से कोई लेना देना नहीं। इसका लेना देना एक राष्ट्रवाद से है, जिसमें यह समझ है कि उत्तर भारत, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यह पूरे हिंदुस्तान को अपनी शक्ल में ढालना चाहता है। हिंदी उसका एक साधन है, औजार है, और हिंदी वालों को ये बात समझनी चाहिए और इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि इससे हिंदी को लेकर बाकी सारे सांस्कृतिक प्रदेशों में काफ़ी तनाव और काफ़ी वितृष्णा पैदा होती है, जो हिंदी के लिए अच्छी बात नहीं है। वे लोग अपने आप हिंदी को अपना रहे हैं, लेकिन जैसे बंगाल में इस बार किया गया, हिंदी का मतलब क्या है? बंगाल में पिछले 6 वर्ष की राजनीति को आप देख लें, हिंदी का इस्तेमाल किस तरह किया गया। हिंदी का इस्तेमाल वहाँ बहुत ही उग्र उत्तर भारतीय बहुसंख्यकवादी राजनीति को बढ़ाने के लिए किया गया। हिंदी का मतलब क्या जय श्री राम है? हिंदी का मतलब रामनवमी जैसे त्यौहार हैं? इन सारी बातों पर भी विचार करने की ज़रूरत है। जी सर, अभी क्योंकि आपने बात की एक विचारधारा वाली सरकार है, जहाँ भी विचारधारा वाली सरकार होती है वहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश करती है ऐसे स्पेसेस को, ऐसी जगहों को, विश्वविद्यालयों को, स्कूल्स को। तो अभी 5 जनवरी को एक फरमान आया था सरकार का, एक सर्कुलर आया था कि जो भी यूनिवर्सिटीज़ में, विश्वविद्यालयों में कार्यक्रम होंगे, उसकी आपको सरकार को इन्फॉर्मेशन आपको सरकार को देना पड़ेगा और अप्रूवल लेना पड़ेगा सरकार से। उसके बारे में क्या कहते हैं, क्या है? यह एक परिपत्र आया था जिसमें कहा गया था कि अगर आप अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार कर रहे हैं, वेबिनार कर रहे हैं, तो उनमें जो लोग शामिल होंगे उनके विषय, वो विषय राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति से मेल खाने चाहिए, उसको नुकसान पहुंचाए, तो इसलिए इसकी अनुमति आपको पहले से लेनी होगी। लेकिन उस पर काफ़ी आपत्ति दर्ज कराई गई और फरवरी में सरकार ने कहा कि हम वापस ले रहे हैं। लेकिन वह बात, ये बहुत दिलचस्प है कि वह परिपत्र आया, सरकारी तौर पर ऐलान हुआ कि वापस ले लिया गया, लेकिन सारे विश्वविद्यालयों ने उसको अब अलिखित रूप से मानना शुरू कर दिया। जैसे अगर अभी मैं हाल में सागर विश्वविद्यालय की एक घटना बतलाऊं, जिसमें हम लोगों को शिरकत लेनी थी, तो वहाँ का एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट अमेरिका के एक विश्वविद्यालय के साथ मिलकर वेबिनार कर रहा था और उसकी अनुमति बाकायदा दी गई थी, जो कि तरीका है, विश्वविद्यालय ने अनुमति दी थी। लेकिन फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने ऐतराज़ जाहिर किया, पुलिस ने ऐतराज़ जाहिर किया और विश्वविद्यालय ने लिखा कि ऐसा परिपत्र जनवरी में आया था, तो आप मंत्रालय से पहले अनुमति लें। अब ये बहुत अजीब सी बात है, क्योंकि कोई एक विभाग मंत्रालय को सीधे कैसे लिख सकता है? वह तो अपने कुलपति को लिख सकता है, यह काम कुलपति का होगा। लेकिन कुलपति या विश्वविद्यालय एक ऐसे परिपत्र की बात कर रहा है जो रद्द हो चुका है। तो विश्वविद्यालय इस तरह चलते हैं, वे लिखित रूप से नहीं चलते हैं, वे अलिखित रूप से चलते हैं। वे अंदाज करते हैं कि सरकार क्या चाहती है, क्या नहीं चाहती है, उसके मुताबिक काम करने लगते हैं। तो अब आपको परिपत्रों की बहुत आवश्यकता भी नहीं। कौन से विषय स्वीकृत होंगे, कौन से नहीं होंगे, कौन से वक्ता स्वीकृत होंगे, कौन से नहीं होंगे। मैं तो बहुत सारे ऐसे अपने मित्रों को जानता हूँ, सहकर्मियों को जानता हूँ, जिनको आमंत्रित करके अनामंत्रित किया गया। कहा गया कि माफ़ कीजिए, आपको बुलाना मुमकिन नहीं है, या पहले स्थगित किया गया, फिर कहा गया कि अगली बार उनको बुलाया नहीं गया। तो मैं ऐसे बहुत सारे सहकर्मियों को जानता हूँ। जी, आपने हालांकि सागर यूनिवर्सिटी वाले हादसे का जिक्र किया और हमारा शायद अगला सवाल भी यही था, इसीलिए पूछा भी था मैंने। क्या हुआ था सर, क्या हुआ? मैंने तो बतलाया कि ये वेबिनार था जो होना था, और हमें पता चला कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कहा है कि इसमें भाग लेने वाले 2 लोग, जो एक मैंने ख़त देखा उसमें बहुत दिलचस्प था कि ए से शुरू होने वाले नाम। तो मुझे बहुत दिलचस्प लगा कि आप ए से शुरू होने वाले नामों पर ऐतराज़ कर रहे हैं, लेकिन एक ख़त था जिसमें कहा गया कि अपूर्वानंद की संलिप्तता दिल्ली की हिंसा में पाई गई है, उन पर संदेह है, और गौहर रज़ा ने अफजल प्रेम नाम की कविता लिखी है। तो दोनों राष्ट्र विरोधी हैं और उनको नहीं बुलाना चाहिए। और फिर विश्वविद्यालय ने विभाग को लिखा,
फिर पुलिस ने विश्वविद्यालय को लिखा कि हमें पता चला है कुछ संदिग्ध लोग इसमें बुला लिए गए हैं जिनका इतिहास संदिग्ध रहा है और उससे कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है और सौहार्द बिगड़ सकता है। आप इसका तंबीह की विश्वविद्यालय को कि आप इसका इंतज़ाम ख्याल करें कि ऐसा ना हो, और अगर ऐसा हुआ तो हम आप पे कार्रवाई करेंगे। यह सीधी धमकी थी। पुलिस ये धमकी कैसे दे सकती है? पुलिस का काम, पुलिस क्या विश्वविद्यालय को ऐसा लिख सकती है? पुलिस का काम दरअसल यह है कि अगर कोई धमकी दे रहा है विश्वविद्यालय को तो आप विश्वविद्यालय को सुरक्षा देंगे। यहाँ धमकी एक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नामक संस्था दे रही थी, लेकिन पुलिस ने उसकी तरफ से विश्वविद्यालय को धमकी दी और आखिरी मिनट में यानी 2 घंटा पहले विश्वविद्यालय ने अपनी स्वीकृति वापस ले ली। लेकिन चूंकि एक दूसरी संस्था इसको कर रही थी तो वेबिनार हुआ। शर्मिंदगी की बात यह हुई कि भारत का जो विश्वविद्यालय था वह इससे आखिरी मिनट में हटा। अब इससे हमारी क्या छवि बाहर बनी, इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है सर, और ये मुझे लगता है कि ये पिछले 7 साल में नहीं बल्कि काफ़ी पहले से चलता आ रहा है, और सारी कोशिशों के बावजूद वो ढांचा बदला नहीं है। ज़्यादातर सेंटर्स में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के, और मुझे लगता है कि इस पर काफ़ी डेटा अवेलेबल भी है पब्लिक डोमेन में, एक ख़ास जाति का डोमिनेशन रहा है और निचली जाति के लोग डिस्पाइट ऑल रिजर्वेशन कम आ पाए हैं वहाँ पे। उसका क्या कारण है? उसका कारण तो बहुत स्पष्ट है कि हमारा समाज जातिवादी समाज है। उस पर वर्चस्व तथाकथित उच्च जातियों का रहा है, शिक्षा में खासकर उच्च जातियों का रहा है। अगर आरक्षण नहीं होता तो दाखिला भी तथाकथित पिछड़ी और दलित जाति के छात्र छात्राओं को होना संभव नहीं था। यह मैं व्यक्तिगत अनुभव से भी बतला सकता हूँ। सामान्य श्रेणी, आरक्षित श्रेणी में सामान्य श्रेणी को उच्च तथाकथित उच्च जाति की श्रेणी में बदल दिया जाता है और उसमें पर्याप्त अंक लाने के बाद भी अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के दाखिले को लेकर एक तरह की हिचकिचाहट बनी रहती है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है कि आप उनको रोक नहीं सकते। तो ये सारी बातें हम लोग जानते हैं, और अभी इसको बहुत अरसा नहीं हुआ है आरक्षण को आए हुए, इसलिए जिन लोगों ने प्रवेश किया है उच्च शिक्षा में वे अभी प्रवेश के स्तर पर हैं और इसमें दशकों लगेंगे। और जैसा मैंने कहा कि एक तरह की हिचकिचाहट है, एक तरह का प्रतिरोध है जिनके पास अकादमिक सत्ता रही है और बौद्धिक सत्ता रही है कि क्या वे उन जातियों को और समाज के उन हिस्सों को प्रवेश करने देंगे जो मुखर नहीं रहे हैं, जिनके पास भाषा नहीं, आपके अनुसार वाणी नहीं रही है, जो सोच नहीं सकते हैं आपके मुताबिक। तो ये हर जगह यह हिचकिचाहट दिखलाई पड़ती है। वो दिल्ली विश्वविद्यालय में, बाकी जगह के पहले यह होता था कि आप जो आरक्षित जगहें हैं उनमें अध्यापक बहाल नहीं करते थे और वे अगले साल सामान्य सीटों में बदल जाती थी, तो आप फिर अपने लोग बहाल कर लेते थे। बाद में इस पर रोक लगाई गई ये कह के कि आप ऐसा नहीं कर सकते, तो फिर आप बाध्य हो गए उनमें बहालियाँ करने से। और ये बहस बहुत लंबी है, हम सब लोग जानते हैं, तो इसमें कोई लुकाव छिपाव की बात नहीं है। हमें अपने आँख से आँख मिलाकर देखना चाहिए कि यह हिचकिचाहट समाज में है, हर जगह है और विश्वविद्यालयों में भी है। और अगर राजनीतिक दबाव नहीं होता तो विश्वविद्यालयों में आपको वे लोग नहीं दिखलाई पड़ते जो आज दिखलाई पड़ रहे हैं। एक आखिरी सवाल सर, जिस तरह से आप बता रहे हैं और जिस तरह से बातें हो रही हैं, जिस तरह से मीडिया रिपोर्ट्स देखते हैं, और ये बिल्कुल साफ दिख रहा है कि शायद एकेडमिक स्पेस श्रिंक कर रहे हैं और आने वाले टाइम में और भी श्रिंक करेंगे। लेकिन कुछ संस्थानें हैं जो माइनॉरिटी संस्थानें हैं और वो माइनॉरिटी स्टेटस भी, जैसे जामिया मिल्लिया इस्लामिया का स्टेटस भी माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी का है, और ऐसी कई और संस्थानें हैं जिनका स्टेटस भी माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी का है, और उन पे एक दोहरी तलवार गिरती है ऐसा लोग कहते हैं। और क्योंकि उनको एक तरफ से माइनॉरिटी होने का खामियाजा भुगतना पड़ता है, दूसरा जो एकेडमिक माहौल पे हमला है वो तो है ही। तो ऐसे में सर अभी आजम खान की एक यूनिवर्सिटी थी, और ये हमने सोचा कि आपसे बात करेंगे, पूछेंगे कि कितना सही है। हो सकता है कि उसमें कुछ घपले हुए हों, ये हम नहीं जानते हैं, ये हमने इन्वेस्टिगेट नहीं किया है। लेकिन क्या एक यूनिवर्सिटी पे हमला करना, क्या एक यूनिवर्सिटी के दरवाजों को बंद कर देना, गेट को बंद कर देना, क्योंकि उसमें कुछ घपले हुए थे, सरकार बोल रही है, क्या ये उचित है?
देखिए, मैंने जौहर आप जौहर यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। हाँ, तो जौहर यूनिवर्सिटी पर उत्तर प्रदेश सरकार ने आने के बाद जिस तरह लगातार हमला किया है, उसमें पुस्तकालय को लेकर जो विवाद खड़ा किया और आज़म खान को उसके पर इल्ज़ाम लगाया चोरी का, पुस्तकालय से किताबों की चोरी का, और जौहर यूनिवर्सिटी पर हमला हुआ, मैं ये मानता हूँ कि उसमें ईमानदारी नहीं थी उस हमले में। उसमें बहाना बनाया गया घपले, क्योंकि अगर आप घपले की बात करेंगे, भ्रष्टाचार की बात करेंगे, तो वह शायद भारत के सारे विश्वविद्यालय में किसी न किसी किस्म का दिखलाई पड़ेगा। दूसरे कि हमें किसी भी कार्रवाई को कैसे समझना चाहिए, एक तरीका उसको समझने का है कि वो कर कौन रहा है। अगर जौहर यूनिवर्सिटी पर हमला एक ऐसी सरकार कर रही है जो बहुत स्पष्ट रूप से और खुलेआम मुसलमान विरोधी सरकार है, तो वह कारण कोई भी बतला रही हो, कम से कम हमें इसको लेकर भ्रम नहीं होना चाहिए। हमें इस बहस में नहीं पड़ जाना चाहिए कि नहीं भ्रष्टाचार तो है। हमको बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि उस वजह से ये नहीं हो रहा है। ये इस वजह से हो रहा है कि उसका नाम जौहर विश्वविद्यालय है, उससे मुसलमान एक ख़ास तरह का लगाव महसूस करते हैं। और उसके पहले आप अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया पर हमला करते रहे, और उस पर भी हमला आप एक दूसरा कारण लेकर करते रहे, और आप मुसलमानों को पूरी तरह से सार्वजनिक क्षेत्र से बाहर कर देना चाहते हैं। आप उनको सबक सिखाना चाहते हैं, तुमने एक विश्वविद्यालय खड़ा किया, हम इसको ख़त्म कर देंगे। तो इसके पीछे कोई ईमानदारी नहीं है। यह एक हिंसक बहुसंख्यकवाद है और मुसलमान विरोध है।